कल की क्लास में हम लोगों ने बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया था कि बाबर किस तरीके से भारत पर आता है, आक्रमण करता है 1526 ईस्वी में और अपनी शासन सत्ता स्थापित करता है, एक नवीन मुगल वंश की स्थापना करता है। लेकिन ये नवीन मुगल वंश की स्थापना तो करता है, लेकिन इसको स्थायित्व या मजबूती नहीं दे पाया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 1526 ईस्वी में आता है और लगातार ये युद्धों में व्यस्त रहता है 1529 ईस्वी तक, और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र हिमाऊ उत्तराधिकारी होता है। हिमाऊ उत्तराधिकारी तो हो जाता है, लेकिन इसका ताज कांटों से भरा सेज इसको प्राप्त होता है। जैसे अभी क्या था, हाल ही फिलहाल में नवीन मुगल वंश की स्थापना हुई थी। भारतीय जो थे अफगान सत्ता के अभ्यस्त थे और एक नवीन मुगल वंश की स्थापना हुई, तो अब भारतीय जो है मुगलों को विदेशी समझते थे और ये चाहते थे कि मुगल वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो हिमाऊ के लिए बाबर ने स्वयं उत्पन्न किया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हिमाऊ राजाभिषेक हो जाता है, हिमाऊ राजा तो बन जाता है। यह 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक हिमाऊ राजा बनता है। तब तक ये राजा बना रहता है जब तक सूर्यवंश का शेरशाह सूरी या शेर खां इसको पराजित करके भगा नहीं देता है। पराजित होने के बाद ये भाग जाता है, हिमाऊ भारत छोड़ के चला जाता है, लेकिन पुनः ये वापिस आता है और ये लगभग 15 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद ये पुनः भारत आता है और भारत पर दोबारा जो है मुगल सत्ता की स्थापना करता है। हिमाऊ से संबंधित जो दोनों कार्यकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक जो मुगल वंश का द्वितीय शासक हिमाऊ था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज की क्लास में हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज हम देखते हैं हिमाऊ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। हिमाऊ का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हिमाऊ का जन्म काबुल में हुआ था। हिमाऊ, इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था नसरुद्दीन मुहम्मद। इसका उपनाम ही हिमाऊ है। जो इसका नाम हिमाऊ लोग रटते हैं, इसका उपनाम हिमाऊ है। इसका उपनाम, यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि कौन सा ऐसा मुगल वंश का शासक था जिसका उपनाम हिमाऊ था। तो हम लोग यहां संदेह में आ जाते हैं। हिमाऊ तो एक चर्चित नाम है, ये इसका मूल नाम होगा, लेकिन ये हिमाऊ इसका उपनाम है। 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में नसरुद्दीन मुहम्मद अर्थात हिमाऊ का जन्म होता है। अब इसके पिता के बारे में सभी लोग जानते हैं। पिता कौन था? तो बाबर। इसकी माता माहम बेगम। हिमाऊ का जन्म तो हो गया, इसका जो पालन पोषण अच्छी तरह से, चूंकि भाई राजा का लड़का है, बाबर का पुत्र राजा का लड़का है, इसके शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था किया गया। इसके शिक्षा के लिए कौन नियुक्त किए गए? मौलाना मसही अलदीन रुहिल्ला और साथ में क्या है कि इनके साथ एक आदमी और नियुक्त किया गया। कौन? मौलाना इलियास। मौलाना इलियास को अच्छी शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया। किसका? हिमाऊ को, कि आप अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। इसके लिए दो नियुक्त किए गए, दो विद्वान दो मौलाना नियुक्त किए गए, मसही अलदीन रुहिल्ला और मौलाना इलियास को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप किसी भी तरीके से हिमाऊ को अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। कहा तो यह भी जाता है कि जब बाबर किसी भी युद्ध में जाता था, जो प्रमुख युद्ध रहे हों, उसमें हिमाऊ को भी साथ ले जाता था ताकि यह रणकुशलता में भी परिपक्व हो सके। इस प्रकार से 6 मार्च 1508 ईस्वी को जन्मा बच्चा नसरुद्दीन मुहम्मद, जिसका नाम उपनाम हिमाऊ, यह शासन सत्ता पर काबिज होता है। शासन सत्ता पर काबिज होता है। एक चीज यहां पर और ध्यान देने की जरूरत है, हिमाऊ के कुल 3 भाई और 1 बहन थी। हिमाऊ के कौन भाई थे? अस्करी, कामरान। ये अस्करी और कामरान गुलरुख बेगम के गर्भ से जन्म लिए। और अगला भाई था हिंदाल,
ये दिलदार अगाची के घर, दिलदार अगाची के घर से जन्म लेते हैं। आपको याद होगा कि एक बहन थी जो इसने किताब लिखा था हिमायू नामा, जिससे हिमायू के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, गुलबदन बेगम, ये इसकी बहन थी। इस प्रकार से इसका परिवार था अस्करी, कामरान, हिंदाल और दिलदार अगाची के गर्भ से जो है हिंदाल जन्म हुआ और हिमायू नामा की रचना करने वाले गुलबदन बेगम इसकी बहन थी। यहाँ पर हमारे बताने का उद्देश्य यह था कि इसके भाई या इसके परिवार से संबंधित, क्योंकि बाद में इन्हीं के द्वारा जब साम्राज्य का विभाजन होता है, अभी हम जब देखेंगे कि हिमायू की जो प्रारंभिक समस्याएं थी तो उसमें इन भाइयों का भी योगदान था उसकी प्रारंभिक समस्याओं को लाने में। हिमायू 1530 ईस्वी में राजा बन गया। 1530 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद हिमायू जो है राजा बन गया। राजा तो बन गया लेकिन इसकी समस्याएं भी प्रारंभ हो गई। राजा बनने के साथ साथ इसका जो राजाभिषेक हुआ, जो इसको ताज मिला, वो कांटों से भरा था। अब हिमायू को राजा बनने के बाद ही इसकी समस्याएं शुरू हो गई। समस्याएं कैसे शुरू हो गई? जैसे कुछ के समस्याओं के लिए तो ये स्वयं जिम्मेदार था, लेकिन इसे कुछ समस्याएं इसके पिता द्वारा भी प्रदत्त थी। बाबर ने भी इसको कुछ समस्याएं दे दिया था। जैसे इसने एक वसीयत लिखा था। किसने? बाबर ने वसीयत लिखा। वसीयत में क्या लिख दिया? वसीयत में इसने ये लिखा कि हमारे मरने के बाद हमारा उत्तराधिकारी हिमायू होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात लिख दिया कि हमारे बड़ा लड़का है, हमारे मृत्यु के बाद यह राजा होगा। लेकिन इसने कहा कि यह उत्तराधिकारी है, हिमायू हमारा उत्तराधिकारी है, लेकिन जो साम्राज्य हमारा इतना बड़ा बना बनाया साम्राज्य है, इसका विभाजन कर देना। किसने करना? जो इसके भाई हैं, 3 भाई हैं, वो तीनों भाइयों में बराबर बराबर का हिस्सा लगना चाहिए। इसने अपनी वसीयत में लिखा। यद्यपि हिमायू पढ़ा लिखा, समझदार, योग्य पुत्र था, लेकिन जो राजा के गुण होने चाहिए वो इसमें बिल्कुल नहीं थे। जैसे अब इसके पिता ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि साम्राज्य का विभाजन होना चाहिए, इसने भी क्या किया कि जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो इसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अब विभाजित साम्राज्य कोई भी होगा तो उतना मजबूत नहीं होगा, जबकि और अगर कोई भी राजा होता तो संपूर्ण साम्राज्य की शासन सत्ता अपने हाथ में रहता और एक मजबूत नींव रखता। लेकिन इसने क्या किया कि जो इसके भाई थे, जैसे कामरान को इसने क्या कहा कि आप काबुल और कंधार पर शासन सत्ता चलाइए, और इसने अस्करी से कहा, अस्करी आप संभल वाले क्षेत्र में शासन सत्ता चलाइए। इसका एक भाई था हिंदाल, हिंदाल से कहा कि आप अलवर वाले क्षेत्र में जाके शासन सत्ता चलाइए, जाइए आप लोग अपने अपने एरिया में शासन सत्ता चलाइए। हद तो तब हो गई जब इसका चचेरा भाई, ये तो सगे भाई हैं, चलिए कामरान, अस्करी और हिंदाल इसके सगे भाई हैं, लेकिन हिमायू की उदारता देखिए। इसका एक चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान। मिर्जा सुलेमान से क्या कहता है कि आप भी एक प्रांत ले लीजिए, और महत्वपूर्ण प्रांत दे दिया बदखासा का। एक महत्वपूर्ण प्रांत बदखासा का अपने चचेरा भाई मिर्जा सुलेमान को दे दिया। आप जब देखिए आगे जब हम लोग चलेंगे तो ये कामरान, अस्करी या जो इसके भाई थे, इसके साम्राज्य के फैलाव में, जिसके मजबूत शासन सत्ता स्थापित करने में ये लोग बाधा बन रहे थे। और साथ में जो बाबर था उसने कुछ ऐसी समस्याएं पैदा की थी, जैसे बाबर 1529 तक लड़ता रहा युद्ध, 1530 ईस्वी मर गया। अभी पूरी तरह से भारत में शासन सत्ता मजबूती से स्थापित नहीं हुई थी। जैसे अफगानों की सत्ता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। साथ में गुजरात वाले क्षेत्र में बहादुर शाह जो है एक मजबूत सशक्त विरोधी इनका जो है बढ़ रहा था, उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार से हिमायू की समस्याएं जो है एक जटिल समस्या हिमायू के सामने खड़ी थी। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन वो सिंहासन कांटों भरा था। हिमायू का पहला आक्रमण, राजा बन गया, 1530 ईस्वी में राजा बन गया, और हिमायू का पहला आक्रमण 1531 ईस्वी में होता है। पहला अभियान 1531 ईस्वी में हिमायू करता बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में किधर करता है? कलिंजर पर, कलिंजर के किले पर आक्रमण करता है। कलिंजर के किले का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप
प्रताप रुद्रदेव यहाँ का शासन सत्ता चला रहा था। हुमायूं इसके ऊपर आक्रमण करता है 1531 ईस्वी में, ये पराजित होता है और संधि होती है। हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच संधि होती है। कुछ धन दौलत लेके प्रताप रुद्रदेव जो है हुमायूं से कहता है कि आप चले जाइए, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। संधि हो गई। हुमायूं भी एक गलती यहां भी कर दिया, प्रताप रुद्रदेव को अपने अधीनस्थ करके संधि वार्ता में चला आया, लेकिन इसे पराजित नहीं किया, जो बाद में यही प्रताप रुद्रदेव हुमायूं के लिए संकट का कारण बना, समस्याएं पैदा किया। उसके बाद 1532 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया कहां है? यह गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर दोहरिया है। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। महमूद लोदी अर्थात अफगानों से और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। हुमायूं के राजत्व काल में पहला जो है अभियान अफगानों के विरुद्ध, यह पहला अभियान था 1532 ईस्वी में। महमूद लोदी पराजित होता है। अब महमूद लोदी जब पराजित हो गया तो हुमायूं को यह पता चला कि यह बिहार क्षेत्र में एक शेर खां है जो मजबूत शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसने किया क्या? शेर खां ने किया कि जो बनारस के निकट चुनार का किला है, बनारस के निकट चुनार का किला, उसको जीत लिया। अब हुमायूं ने क्या किया कि सीधे जो है यह महमूद लोदी को पराजित करने के बाद बनारस क्षेत्र में आता है और चुनार के किले को घेर के बैठ जाता है। काफी समय तक घेरे बैठा रहता है। फिर इसके और शेर खां भी, हुमायूं और शेर खां के बीच संधि होती है और संधि के तहत यह फैसला होता है कि कुछ धन दौलत दे दीजिए और हुमायूं वापस चला जाएगा। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि शेर खां को पराजित नहीं किया, शेर खां को पराजित नहीं किया, अपने अधीनस्थ नहीं किया, सबसे बड़ी भूल। और इस भूल का खामियाजा इसे अपनी शासन सत्ता गंवा के चुकाना पड़ा। अब शेर खां चूंकि संधि हो गई, हुमायूं वापिस आ जाता है आगरा। हुमायूं आगरा आता है तो ये मनोरंजन आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाता है, काफी समय ऐसे ही बर्बाद कर देता है। जबकि इसके विरोधी जो थे ये स्वयं को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। मजबूत करने में इन लोगों ने इतनी मजबूती स्थापित कर ली और इधर हुमायूं क्या था कि वो आमोद प्रमोद मनोरंजन में व्यस्त था। अब शेर खां से इसका संधि हो जाती है। इसी समय इसको पता चलता है कि गुजरात क्षेत्र में बहादुर शाह एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा है। इसने फैसला किया, हुमायूं ने फैसला किया कि हमें गुजरात क्षेत्र पर चलना चाहिए। इससे संबंधित आपको कहानी याद होगी, जो पीछे क्लासेस थे, किसी न किसी क्लास में उस कहानी से संबंधित आपको वाकया मिला होगा। जैसे जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर जब इसने आक्रमण किया तो वहां का शासक था विक्रमजीत सिंह जो है यहाँ पर शासन सत्ता चला रहे थे। इनकी संरक्षिका अर्थात ये अल्पवयस्क थे तो इनकी संरक्षिका इनकी मां जो है रानी कर्णवती थी। रानी कर्णवती ने देखा कि बहादुर शाह जब हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है, इससे मुकाबला करना आसान कार्य नहीं। तो इन्होंने एक कार्य किया कि एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, साथ में एक राखी भेजा। राखी मतलब रक्षाबंधन वाला, भाई बहन का जो पवित्र त्योहार होता है, एक धागे के सूत्र में बंधा होता है। रानी ने कर्णवती ने क्या किया कि एक रक्षा सूत्र भेजा, राखी बंधन भेजा, किसके पास? हुमायूं के बीच, और कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी सहायता करिए। हुमायूं ने उस रानी के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, जो कि इसकी एक भूल साबित हुई बाद में चल के। यद्यप बहादुर शाह को हुमायूं ने पराजित कर दिया, लेकिन ये संकट के समय जो है रानी ने इनसे सहायता मांगा था। अगर उसी समय बहादुर शाह को इन्होंने पराजित किया होता तो इनके खिलाफ अभियान करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हुमायूं गुजरात क्षेत्र में जाता और बहादुर शाह को पराजित करता। उसी समय इसको पता चलता है हुमायूं को कि बिहार क्षेत्र में पुनः शेर खां जो है एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये यहां से गुजरात क्षेत्र सीधे बिहार क्षेत्र पहुंचता है, किधर? चुनार के एरिया में, चुनार क्षेत्र में ये पहुंचता है। चुनार क्षेत्र में पहुंचता है और चुनार के किले को घेर लेता है।
चुनार के किले को घेर लेता है। शेर शाह जो है, शेर खां, अभी शेरशाह नहीं हुआ, शेर खां ने चाहा कि इससे युद्ध ना किया जाए, केवल इसको उलझा के रखा जाए, फंसा के रखा जाए, कुछ समय तक ये वहां टिका रहे। और इसकी एक खासियत है कि जहां पर ये जाता तो ये आमोद प्रमोद मनोरंजन में व्यस्त हो जाता। शेर खां ने इसे रोकने का प्रयास किया और सफल भी रहा। अब हुमायूं चुनार के किले को जीत लेता है, शेर खां भाग जाता है। शेर खां भाग जाता है महमूद शाह की आग्रह पे। हुमायूं जो है, महमूद शाह कहता है, महमूद शाह आग्रह करता सम्राट से कि आप चलिए, बंगाल क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई है, बंगाल क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो गई, अव्यवस्था फैल गई, चलिए आप वहां पर शांति करिए। अब महमूद शाह के आग्रह पर हुमायूं बंगाल क्षेत्र में चला जाता है और वहां फैली हुई अव्यवस्था को दूर करता है, वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित होती है। उसके बाद पुनः हुमायूं क्या करता है, अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, मनोरंजन और आमोद प्रमोद में काफी समय व्यस्त कर देता है। जबकि वहीं शेर खां इस समय का उपयोग करता है, उपयोग करने में एक अपनी मजबूत शासन सत्ता, एक सैनिक संगठन तैयार करता है। शेर खां ने कहा कि अब ये तो बंगाल क्षेत्र में चला गया है, हुमायूं बंगाल क्षेत्र में है, एक काम करिए, जब ये वापस आए तो इसको हम लोग रास्ते में रोकते हैं। शेर खां ने ये योजना के तहत हुमायूं का रास्ता रोकने का फैसला किया। शेर खां की योजना जो बनी थी कि हुमायूं को हम लोग रास्ते में रोकेंगे, इस प्रकार से चौसा के युद्ध की नींव पड़ती है। हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बंगाल वाला एरिया है, इधर से हुमायूं आ रहा है और ये बिहार वाला एरिया है। इसमें क्या है कि ये मान लीजिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण में कर्मनासा नदी है, ये कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी और गंगा नदी के क्षेत्र में एक मैदान है चौसा का, चौसा का मैदान। इसी मैदान में शेर शाह ने क्या किया कि शेर शाह सूरी अर्थात शेर खां ने कहा कि इसी मैदान में हम लोग हुमायूं को रोकते हैं, हुमायूं से हम लोग युद्ध करेंगे इसी मैदान में। और चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 ईस्वी को। युद्ध कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। अब गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच में एक मैदान जो चौसा का था, वहां पर शेर खां ने अपना शिविर लगा दिया। शेर खां चतुर आदमी, पूरे दिमाग और रणनीति से वह अपने शिविर लगाता। कहां लगाता है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान देख के। अब हुमायूं आता है, वह दूसरे छोर पे अपनी शिविर लगाता है, लेकिन उसके शिविर थोड़ा सा ढलाई पर थी, जहां नीचा स्थान था। अब शेर खां ने इसको बातों में उलझा के रखा, केवल ये कहता कि हाँ हम ठीक है, संधि वार्ता करेंगे, हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इसको फंसा के रखता था। क्यों कि शेर खां को ये याद था कि कुछ ही समय के बाद बारिश का मौसम होने वाला है, बारिश होगी और हुमायूं की शिविर ढलाई पर है, जल्द से जल्द पानी भर जाएगा। और इस तरीके से हुमायूं को जो है शेर खां उलझा के रखता है। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई, गंगा नदी और कर्मनासा नदी में बाढ़ आ गई। अब हुमायूं के शिविर में भी पानी घुस गया। अब इसका फायदा शेर खां, जो अपनी योजना में और रणनीति में सफल रहा, शेर खां ने इसका लाभ उठाने की सोची और रात्रि में यकायक रात्रि में मुगल खेमे पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे पर आक्रमण कर दिया। अब यकायक हुए आक्रमण से मुगल सैनिक घबरा गए और अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिए। यद्यपि हुमायूं वीरता पूर्वक लड़ा, पूरे दिमाग और मेहनत के साथ लड़ा हुमायूं, लेकिन एक तीर उसकी भुजा में जाके लगी। भुजा में लगने के कारण वो घायल हुआ और प्राण बचाने के लिए उसने सोचा कि प्राण बचेंगे तो फिर शासन सत्ता प्राप्त की जा सकती है। प्राण बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं गंगा नदी में कूद गया और डूबने लगा। जब घोड़े सहित हुमायूं कूदता गंगा नदी में, तो थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद यह डूबना शुरू करता है। उसके बाद एक निजाम नामक भिस्ती था। निजाम नामक भिस्ती ने अपनी मशक द्वारा इसको डूबने से बचाया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस मुगल सम्राट को एक मल्लाहे ने, एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी। तो निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। और जब हुमायूं आगरा पहुंचता है, प्राण बचा के जब आगरा पहुंचता है, तो इसी निजाम को आधे दिन के लिए मुगल सम्राट घोषित किया था। देखिए कितना उदार व्यक्ति है। हुमायूं जब पहुंचता है आगरा, तो इस निजाम
जो निजाम ने उसकी जान बचाई थी उसको आधे दिन के लिए मुगल सम्राट बना के बैठाता है। वह बिल्कुल नहीं डरा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सम्राट बन जाए और हमारे खिलाफ ही कुछ उल्टा पुल्टा आदेश जारी कर दे। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन इस निजाम को हम सम्राट बनाएंगे। चौसा का युद्ध शेरशाह जीत गया। कौन जीता? शेर खां विजयी हो गया। शेर खां विजयी हो गया, चौसा का युद्ध जीत गया। इस युद्ध के विजयी के बाद इसने क्या किया? शेरशाह की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। और यहां से हुमायूं क्या किया कि हुमायूं मैदान छोड़ के भाग गया, डूब ही रहा था और वहां से वो निकल के आगरा की तरफ भागना शुरू कर दिया। शेर खान ने सोचा कि अभी भी हमारा दुश्मन जीवित, अभी पराजित नहीं हुआ, एक काम करो इसका पीछा करो। क्योंकि अब शेर खान ने एक बार चौसा के युद्ध में इसको पराजित कर दिया था, इसका हौसला 7वें आसमान पे गया। जबकि हुमायूं ये सोच रहा था कि जान बचा के किसी तरह हमको आगरा पहुंचना है, उसके बाद फिर हम शेर खान से निपटते हैं। हुमायूं भाग रहा था और शेरशाह उसका पीछा कर रहा था। पुनः दोनों की मुलाकात होती है कन्नौज के क्षेत्र में और एक दूसरे युद्ध की नींव पड़ती है। इनकी भिड़ंत पुनः एक बार होती है 17 मई 1540 ईस्वी को। किस एरिया में? कन्नौज क्षेत्र में, जिसे कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध होता है। शेर खां इसमें विजयी होता है, शेर खां विजयी हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, शेर खां विजयी हुआ, हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं ने सोचा कि अब यहां से भाग जाने में ही भलाई है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि हमारा रहना यहाँ दुष्कर हो गया। हुमायूं भाग जाता है, किधर भागता है? सिंध क्षेत्र में भाग जाता है। लेकिन इसकी बार बार ये इच्छा बन रही थी कि हम भारत पर चलें और पुनः अपनी शासन सत्ता स्थापित करें। लेकिन इधर शेर खां और अर्थात शेरशाह और इसके जो मजबूत उत्तराधिकारी थे, उन लोगों का खौफ इसके दिमाग में था, इसलिए ये आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था। शेर खां हुमायूं को पराजित करता है और द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना करता है और शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। और इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान सत्ता की नींव डाली और मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया। मुगल सत्ता समाप्त हो गई। अब हुमायूं 1540 ईस्वी में भारत से चला जाता है और लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद 1555 ईस्वी में पुनः वापिस आता है, जब शेरशाह सूरी के वंशज या सूरवंश के शासक उत्तराधिकारी जो थे कमजोर होते हैं। इस दौरान इसने विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए एक मजबूत सेना स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे जब ये जा रहा था तो इसके जो भाई थे उनसे इनका संबंध अच्छा नहीं था। केवल एक भाई था हिंदाल, हिंदाल से इसके संबंध अच्छे थे। हिंदाल के एक गुरु थे मीर अली अकबर। हिंदाल के गुरु हैं मीर अली अकबर। मीर अली अकबर की ये कहता है मीर अली अकबर से हुमायूं कि हम भी आपका शिष्य बनना चाहते हैं। हिंदाल के गुरु हैं, तो इसलिए हुमायूं ने इनके जो गुरु के रूप में इनको स्वीकार किया। इनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, इनसे यह शादी करता है। हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी करता है और इसी हमीदा बानो बेगम से बाद में अकबर का जन्म होता है, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अब यहाँ द्वितीय अफगान सत्ता की नींव पड़ गई। शेरशाह सूरी शासन सत्ता चलाना शुरू करता। किस तरीके से शासन सत्ता चला रहा था या क्या क्या इसने ऐसा कार्य किया कि जो पेपर में प्रश्न बनता, हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हुमायूं भाग गया, सिंध एरिया में चला गया। किधर चला गया? सिंध क्षेत्र में चला गया। और वहां से लेकिन उसकी बार बार यही इच्छा थी कि हम पुनः भारत पर अपनी शासन सत्ता, अपनी पकड़ मजबूत करें। इसने अपने भाइयों से कहा कि हमें कुछ सहायता दे दीजिए। भाइयों ने सहायता देने से मना कर दिया। इसने ईरान के शाह से कहा, ईरान के शाह से कहा कि आप हमारी सहायता कर दीजिए। ईरान के शाह ने कहा हम तो सहायता कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है हमारी, आपको मानना पड़ेगा। हुमायूं ने कहा क्या भाई? अब हुमायूं परेशानी में, उसने कहा क्या? तो उन्होंने कहा आपको शिया मत स्वीकार करना पड़ेगा।
आपको सिया बनना पड़ेगा। हुमायूं ने कहा ठीक है भाई, मरता क्या नहीं करता। हुमायूं ऐसी परिस्थिति में जकड़ा हुआ था, उसने सिया धर्म स्वीकार कर लिया। यहां से प्रश्न पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने थोड़े समय के लिए सिया धर्म स्वीकार किया या सिया मत का अनुयायी हुआ। तो हुमायूं ने सिया मत का स्वीकार किया। ईरान के शाह की सहायता से हुमायूं ने एक मजबूत सेना तैयार किया और इसने क्या किया कि ईरान के शाह ने कहा कि ठीक है हम आपकी सहायता करते हैं। ईरान की शाह की सहायता से हुमायूं ने काबुल और कंधार का क्षेत्र जीत लिया, जो अपने भाई को भी दिया था। काबुल और कंधार वाला क्षेत्र इसने जीत लिया। काबुल और कंधार क्षेत्र जीतने के बाद इसका हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। इसने क्या देखा कि जो सूर वंश है, सूर वंश के उत्तराधिकारी कमजोर हैं। इसने क्या किया कि पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने का फैसला किया और यहां पर सूरवंश और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है 15 मई 1555 ईस्वी को, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, इस युद्ध में सूरवंश के जो सैनिक थे, सूरवंश का जो सूबेदार था वो पराजित होता है। हुमायूं विजयी हो गया। हुमायूं को एक विजय का और स्वाद मिल गया, हुमायूं विजयी हुआ। अब इसकी खबर जब सूरवंश के शासक सिकंदर सूर को मिलती है। सूरवंश का शासक कौन है? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर को जब इसकी जानकारी मिलती है तो एक विशाल सेना के साथ, ऐसे नहीं काम चलेगा, हुमायूं को पराजित करना ही पड़ेगा, अन्यथा सिकंदर सूर को यह डर समा गया कि हमारा सूर वंश ही समाप्त हो जाएगा और पुनः मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो जाएगी। एक विशाल सेना के साथ सूर वंश का शासक आगे बढ़ता है। 22 जून 1555 ईस्वी को, 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों के बीच युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? सरहिंदी का युद्ध, सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में पुनः सिकंदर सूर अर्थात अफगानी सत्ता पराजित होती है, अफगानी सेना पराजित होती है और हुमायूं विजयी हो गया। हुमायूं विजयी हो गया। इस प्रकार से हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश करता है। दिल्ली में प्रवेश किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश करता है और अफगान वंश की सत्ता, सूर वंश की सत्ता समाप्त करके पुनः मुगल वंश की सत्ता स्थापित करता है। दोबारा यह मुगल वंश की सत्ता स्थापित करता है। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अभी पीछे पेपर था, उसमें पूछा था द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक हुमायूं हो गया, सूर वंश की सत्ता सिकंदर सूर को पराजित करके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हुमायूं राजा बनता है 1530 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी इसको भगाता है। पुनः 15 वर्षों के बाद ही आता है, शासन सत्ता स्थापित करता है, लेकिन सत्ता का स्वाद कुछ ही समय के लिए इसको मिलता है। 20 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने बनाए हुए घर दीन पनाह के भवन की सीढ़ियों से गिरता है और गिरने के कारण घायल होता है। इतने बुरी तरह से घायल होता है कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए उस समय के कुछ विद्वानों ने, बाद में इतिहासकारों ने क्या कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। आप देखिए कि सत्ता का स्वाद इसे कुछ ही समय के लिए मिला। इस प्रकार से 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। यहां से एक चीज और प्रश्न पूछता है हुमायूं से। हुमायूं जो है ज्योतिष को काफी मानता था। इस कारण से इसने क्या किया था कि जो सप्ताह में दिन होते हैं उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़े पहनने का इसने प्रावधान किया। ज्योतिष को बहुत मानता था। यह अफीम का बहुत अधिक सेवन करता था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं दूसरे कुछ नए बिंदु को लेके। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।